लगातार हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फर्म का समापन, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, हिंदी में फर्म का विघटन भी बोलते हैं। हम क्या करेंगे ना कि फर्म अपना व्यापार बंद करना चाहती है, अपने असेट्स को बेचना चाहती है, लायबिलिटीज़ को पे आउट करना चाहती है। इन सब में अपने को अकाउंटिंग संभालनी है। अकाउंटिंग का जिम्मेवारी हमारा है कि कैसे अकाउंट को क्लोज़ किया जाता है, कैसे खाते बंद किए जाते हैं। एक क्वेश्चन है, XYZ कैरिंग ऑन बिजनेस एज अ पार्टनरशिप फर्म। व्यापार करने के बड़े तरीके होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है जिसमें एक व्यक्ति ओनर होता है। ये लोग एक पार्टनरशिप संस्था चला रहे थे। डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, अब उन्होंने कहा कि हमें फर्म डिसॉल्व करनी है। विद देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज, ये उनका बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में ये असेट है, इनके 6-7 असेट है, यानी DR नेचर है। यहाँ लाइब्रेरीज है, काफ़ी साफ सुथरी बैलेंस शीट है, कोई रिजर्व गुडविल पंगे वाली आइटमें नहीं है। तो असेट DR, लाइब्रेरीज CR। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट प्रॉफिट्स विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:1। इनका आपस में रेशियो 3:1 होगा। असेट रिवैल्यूड एज अंडर, अब यहाँ लैंग्वेज इन्होंने लिखी है रिवैल्यूड, और एक क्वेश्चन डिसॉल्यूशन का है तो रिवैल्यूड की जगह इनको रियलाइज्ड वर्ड लिखना चाहिए था कि असेट रियलाइज्ड एज अंडर, कि संपत्तियाँ इस तरह से वसूल हुई। स्टॉक, टूल, मशीन, बिल्डिंग, कार, गुडविल। अब यहाँ कमाल देखिए, गुडविल यहाँ नहीं है लेकिन गुडविल से हमें पैसे मिले हैं। दैट इज़ हमने जब अपना व्यापार किसी को बेचा तो सामने वाले से हमें 60,000 रुपये मिला। क्यों मिला? अब हमारे नाम से वो बिज़नेस करेगा। हमारी जैसी फर्म का नाम है मान लीजिए DP ज्वेलर्स, तो इस नाम से वो व्यापार करेगा। 60,000 रुपये हमें इस बात का मिला। डेटर्स वर रियलाइज्ड इन फुल सब्जेक्ट टू बैड डेट्स, डेटर्स से पूरा पैसा मिला लेकिन बैड डेट्स का ख्याल रखिए। सब्जेक्ट टू वर्ड जहाँ आ जाता है आपको उस बात का ध्यान रखना होता है। क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 720। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड असेट वैल्यूड एट 3,000 एंड हैंडेड ओवर टू X फॉर 2,200। पास जनरल एंट्रीज। अब देखो, अब ये सारे मैटर्स की जनरल एंट्रीज करनी है। बहुत अपना रेगुलर तरीका है, कुछ भी नथिंग अनयूजुअल। पहले हमने 3 वीडियोस पहले भी लिए हैं। देखो, डेटर DR होता है तो आप डेटर को CR कर दीजिए। आज के वीडियो में मैं आपको एंट्रीज बताऊंगा। अगले वीडियो से हमारे लेजर स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, है ना? तो आप अच्छे से देख लेना। इससे पहले की वीडियोस भी आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। डेटर्स, स्टॉक, टूल्स, कार, मशीन, बिल्डिंग। ठीक है बेटा जी, ये सारे का सारा ट्रांसफ़र होगा कहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट। इसे अपन वसूली खाता बोलते हैं। सारी असेट हम ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। 62,000, 37,000, 8,000, 12,000, ये जो वैल्यूज़ आप देख रहे हैं ना बेटा, इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। और सारी असेट को उनके रिस्पेक्टिव बुक वैल्यू पे अपन ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। काफ़ी सारा सामान है, 160, 172, 80, 217, 219, 279,000, ठीक है। तो 279,000 के असेट आपने ट्रांसफ़र किए। किसे ट्रांसफ़र आपने नहीं किया? कैश को। कि सर क्यों नहीं किया? अरे कैश को क्या बेचोगे भाई, बाकी चीज़ों को तो बेचोगे, कैश को क्या बेचोगे, वो तो खुद ही कैश है। क्रेडिटर्स है, अगर आपकी बुक में सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट लिखा है तो आपको भी सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट ही यूज़ करना चाहिए। जिस नाम से अकाउंट ओपन हुआ था उसी नाम से उसे आप क्लोज करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, ओके। और ये एंट्री आपकी 34,000 से हो गई। तो ये 2 एंट्रियाँ बहुत बेसिक हैं और ट्रांसफ़र की एंट्रीज़ हैं। इसके बाद समझो एक तरह से स्टॉक से 40,000 और जितना जितना पैसा मिला वो सब लिखा है। तो हमारे पास कैश आया, हमें लिखना है सिंपली कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो देखें कितना कितना पैसा आया है। स्टॉक से 40,000, ये ऐसे मैंने काटा। टूल से 5,000, ठीक है। मशीन से 78,000, बिल्डिंग से 84,000,
कार से 25,000। और कुछ नहीं होता, ये जो काट रहे हैं ना, इससे हमारी अलर्टनेस बढ़ती है कि हमने किस किस चीज़ को निपटाया। इसके अलावा गुडविल, इसे क्या कहेंगे, अनरिकॉर्डेड गुडविल। गुडविल हमने यहाँ दिखा नहीं रखी थी, लेकिन जब हमने अपने फर्म का बिजनेस सेल किया तो हमें 60,000 और भी मिला है। शायद ये अपन ने सारा बिजनेस किसी एक पार्टी को बेचा है। जोड़ देते हैं, 40, 45, 50, 70, 130, 214, 292, 292,000 मिला। तो काफ़ी एक तगड़ा पैसा मिल गया हमें। 40, 45, 50, 70, 130, 214, 292। तो कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन 292,000 रिसीव्ड। डेटर्स यहाँ रह गए थे, डेटर्स 62,000 के थे, तो उन्होंने लिखा है डेटर्स वर रियलाइज्ड। डेटर से भी पैसा मिला इन फुल, पूरा पैसा, लेकिन बैड डेट्स हो गए 3,000 के। तो कैश कम्स, कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन, ये आप समझते हैं 59,000 से एंट्री होगी। ठीक है बेटा, कैश टू रियलाइजेशन 59,000। इसी तरह से क्रेडिटर्स को हमने सेटल कर दिया डिस्काउंट पे, यानी क्रेडिटर्स को हमने निपटा दिया, तो हमारा कैश गया, हमारा कैश गया और ऊपर आ जाएगा रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश। अब अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप 720 रुपये से एंट्री कर देंगे। लिखा हुआ ये है कि क्रेडिटर्स को हमने निपटा दिया 720 के डिस्काउंट पे, यानी जब हम उनको 34,000 देने गए तो 720 का हमें डिस्काउंट मिला और 33,280 इतना पैसा हमने उनको पे किया है। शायद हमने उनको बोला होगा कि सर हम आपको जल्दी पैसा दे रहे हैं, हमें थोड़ा डिस्काउंट दे दो, तो हमें 720 का डिस्काउंट मिला है। ठीक है। और एक नया पॉइंट ये है कि आपके पास एक असेट ऐसा है जो अनरिकॉर्डेड है, यानी आपके रिकॉर्ड्स में नहीं है, और उसकी वैल्यू 3,000 थी और वो हमने X को दे दिया मात्र 2,200 में। तो X इज़ रिसीविंग समथिंग, X इज़ रिसीविंग समथिंग, तो X कैपिटल हो जाएगा DR, X कैपिटल हो जाएगा DR और 2 आएगा रियलाइजेशन। चाहे आपका असेट रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, जब भी आप असेट पार्टनर को दोगे तो पार्टनर विल बी द रिसीवर और नीचे आएगा रियलाइजेशन। X कैपिटल को DR करने के 2 रीज़न है, या तो ये सोचिए कि X रिसीवर है, या बात यह है कि 2,200 हमने उसको दे दिए तो इतने पैसे हम उसकी कैपिटल में से काटेंगे, इतने पैसे हम उसके अकाउंट में से काटेंगे। इसके बाद इसने तो जनरल एंट्रीज पास करने के लिए कहा है। कल के लेक्चर में अपने को अगले वीडियो में आना है अकाउंट्स पे, तो मैं आपको थोड़ी सी उसकी झलक दिखाता हूँ। ये आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरे नंबर पे आपको बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और तीसरे नंबर पे बेटा जी आपको बनाना है कैश अकाउंट। तो आपको टोटल 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, 3 अकाउंट। इसमें सीक्वेंस आप ऊपर नीचे मत करना, यही सीक्वेंस आपने फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइजेशन, जैसे एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट DR, जैसे इसकी DR लोकेशन है ना, तो DR में जाके लिख देना टू डेटर, टू स्टॉक, टूल, कार, मशीन, बिल्डिंग, ये सब पूरा लिख देंगे। वो तो 62,000, 37,000, 8,000, 12,000, 60,000, 1 लाख। देखो जनरल से लेजर पोस्ट करना तो बिल्कुल आसान है, कल हम डायरेक्ट पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट इज क्रेडिटर टू रियलाइजेशन। आपके पास रियलाइजेशन CR में है तो आप CR में जाके लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स। ओके जी। नेक्स्ट इज कैश टू रियलाइजेशन। कैश टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के अंदर आएगा बाय कैश, ब्रैकेट में आप लिखेंगे असेट रियलाइज्ड, और यहाँ पे आप पूरा डिटेल देंगे कि आपको कितना कितना पैसा मिला, सबका नाम लिखेंगे, कितना कितना पैसा मिला। आपको 292,000 मिला, वो सब आप लिख दो। ठीक है। फिर एंट्री है वापस से कैश टू रियलाइजेशन, वापस से रियलाइजेशन CR हुआ तो वापस से CR साइड में आप जाके 59,000 लिख दो। अब के बाद रियलाइजेशन DR हुआ, DR में जाके लिख दो टू कैश 33,280। ओके। और एक एंट्री और है X टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा बाय X कैपिटल।
2200, ठीक है। 292, 296, 326, 335, 385, 387, 3,87,200, ये आपकी क्रेडिट साइड होगी 3,87,200। और ये सब हमने जोड़ा था, ये सब था 279, 282, 312, 312,280। तो आपका डी आर साइड तो है 312 और सी आर साइड है 3,87,200। गैप निकाल देना, वो तो कोई ख़ास बात नहीं है। 12 में से 8 गया 2, 11 में से 2 गया 9, 6 में 2 गया 4, 8 में 1 गया 7, 74,920। प्लस माइनस का कोई मिस्टेक हो तो आप देख लेना, अदरवाइज मेरे को लगता है सही किया है। और रियलाइजेशन अकाउंट DR2 यहाँ पे आ जाएगा बेटा XYZ। याद रखना आपको ये एंट्री बनानी है, ये वाली जो एंट्री बनी ना, रियलाइजेशन अकाउंट DR2 XYZ। कैसे याद करोगे कि प्रॉफिट का क्या होता है, प्रॉफिट अकाउंट में जाता है। किन के अकाउंट में जाता है? पार्टनर्स के अकाउंट में जाता है। अब और ये याद रखो कि पार्टनर्स के अकाउंट में कहाँ जाता है वापस। प्रॉफिट का क्या होता है? पार्टनर्स के पास जाता है। पार्टनर्स में कहाँ जाता है? तो उनके क्रेडिट में जाता है। जैसे जैसे आप अच्छे से याद करोगे ना, अच्छे से समझोगे, तो फिर आपको चीज़ें आसान लगेंगी। चलिए, हो गया है एक क्वेश्चन, फिर अपन और देखेंगे। सॉल्यूशन पे अपन एक क्वेश्चन और देखेंगे। अभी फर्म का समापन चल रहा है और इस बार हमसे इन्होंने लेजर चाहे हैं, पर अपन एंट्रीज पे ही रहेंगे। देखिए, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ दीपक एंड ज्योति हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं, दिसंबर 2007 का ये बैलेंस शीट है और दीपक और ज्योति नाम से ही लग रहे हैं पार्टनर हैं। और इनके बैलेंस शीट में क्रेडिटर है ये मिस्टर दीपक लोन, ठीक है, ये MR कर देते हैं इसको अपन, ये मिस्टर दीपक लोन। बैंक लोन, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। तो गौर कीजिए, अब के बार आपको कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट दे रखे हैं। तो हमने बेसिक पार्टनरशिप में पढ़ा था, एक मेथड होता है जिसका नाम होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। उस मेथड में कैपिटल को बताने के लिए दो अकाउंट बनाए जाते थे। ये फिक्स कैपिटल होती थी, ये करंट अकाउंट होती थी। थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इधर है कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, P&L। तो ये P&L आइटम ऐसी है जो असेट साइड में है पर असेट नहीं है। इनफैक्ट आप जानते हैं ये लॉस है। यहाँ पे जितनी भी आइटम है उन सब का DR नेचर है। ऐसा नहीं है कि इस पर DR लिखा होता है, इस पे असेट्स लिखा होता है, पर हमारे मतलब के लिए इसका सबका DR नेचर है। और यहाँ जो सब लिखी हुई होती है ये सब का नेचर CR नेचर है। नीचे कहता है द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। ऑब्वियस सी बात है, अभी हम डिसॉल्यूशन क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फर्म का समापन या विघटन हो गया ऑन दैट डेट एंड द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स वर मेड। 4 बातें लिखी है। पहला, असेट रियलाइज्ड एज फॉलोज, डेटर 18,000, फर्नीचर 5,500, प्लांट 32,000। तो हमें इस प्रकार से पैसा वसूल हुआ। दीपक अग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ्स लोन। ओके, तो ये जो है ये दीपक्स वाइफ लोन है। फाइनली प्रिंटिंग मिस्टेक सही हो गया है, क्योंकि यहाँ से साफ लिखा है कि दीपक ने कहा कि मैं स्टॉक को ले लूँगा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ लोन, यानी इसने कहा कि ये स्टॉक मैं ले लूँगा और इस लोन के बदले में। ठीक है, इस पॉइंट को अभी अपन समझेंगे। क्रेडिटर्स वर पेड एट 2% डिस्काउंट एंड बैंक लोन वाज डिस्चार्ज्ड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ड्यू फॉर द 6 मंथ एट द रेट 10% पर एनम। क्रेडिटर्स को निपटाते समय आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा और बैंक लोन को डिस्चार्ज करते समय हमें ब्याज देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट ड्यू चल रहा है 6 महीने का 10% की रेट से। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1800। शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। तो इन्होंने हमसे लेजर चाहे हैं, हम नहीं बनाएंगे सारे लेजर, हम आज केवल एक लेजर ही बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, अब एंट्रीज अपने को कैसे करनी बेटा आप अच्छे से जानते हैं।
सबसे पहले मैं जो असेट होता है उस असेट्स को ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है। और मैं बार बार यही बात बोलूँगा, आप बोर भी हो सकते हैं, कि जो डेटर है वो डीआर होता है, तो डेटर को सीआर कीजिए, ठीक है। सिमिलर वे स्टॉक को सीआर कीजिए। यहाँ पे जितने एसेट लिखे हुए हैं आप उस सबको सीआर कर दीजिए, लेकिन एक ब्लाइंड फॉलो मत कीजिए कि जैसे आपके टीचर ने आपको रूल बताया और आप उठा के बिना सोचे समझे सबको ऐसे कर दो। ऐसे नहीं करना बेटा। डेटर में हमेशा का कन्फ्यूज़न कि सर 20,000 लेना कि 19,000 लेना, तो आप ये याद रखोगे डेटर एक अलग अकाउंट है और प्रोविज़न एक अलग अकाउंट है, दोनों का अलग अलग और उल्टा नेचर होता है। तो डेटर्स 20,000, स्टॉक 12,000, फर्नीचर 6,000 और प्लांट 30,000। 30, 50, 62, 68, 68,000 ये सब चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बेटा जी हो गया रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू ये सब। अब क्या छूट गया? पहला, हमने कैश को ट्रांसफ़र नहीं किया, हमने बैंक को ट्रांसफ़र नहीं किया। पीबीडी का सीआर नेचर होता है, ऑलवेज कीप इन माइंड, प्रोविज़न का सीआर नेचर होता है। तो आप क्या करना, पीबीडी को डीआर करना। तो एंट्री होने लगेगी बेटा पीबीडी टू रियलाइजेशन। ये सीआर नेचर है, ये कोई रियल लायबिलिटी नहीं है, बस अपने को इसे ट्रांसफ़र करके इसे बंद करना है, सिंपल। ये पी&एल का डीआर नेचर है, ये लॉस है और ये लॉस पार्टनर्स में जाएगा, तो आप पी&एल को तो कर देना क्रेडिट। अब बात है कि ऊपर क्या लिखोगे, दीपक ज्योति है उनका करंट अकाउंट, तो करंट लिखेंगे। यही एक सावधानी है कि जैसे दीपक करंट लिखना है और ज्योति करंट लिखना है, क्योंकि जो सारे एडजस्टमेंट होते हैं वो करंट अकाउंट में होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। 5,000 है, इनका आपस में रेशो 3:2 है। अब आपने ये वाली साइड निपटा दी। अब इधर से क्रेडिटर है और जो दीपक पार्टनर है उनकी मिसेस का लोन है, ठीक है। इसके अलावा बैंक लोन भी है। ये तीनों के तीनों आउटसाइड लायबिलिटीज है। क्रेडिटर बाहर होते हैं, बैंक लोन बाहर होता है और दीपक की वाइफ का लोन भी आउटसाइडर कैटेगरी में आएगा। इन सब का सीआर नेचर है। तो आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स को डीआर करना है, दीपक्स वाइफ लोन को डीआर करना है, बैंक लोन को डीआर करना है टू रियलाइजेशन। 1 बाय 1 आपको सबको ट्रांसफ़र करना है और जो भी बुक वैल्यू है, जैसे 38,000 है, 10,000 है, 15,000 है ना। मोर और लेस आपको लगेगा सर सारे क्वेश्चनों का नेचर एक जैसा ही है, लेकिन हर क्वेश्चन में एक नया पॉइंट होता है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि हर क्वेश्चन में एक आध पॉइंट नया हो और आपकी नॉलेज थोड़ी सी बढ़े। खैर, ये हो गया। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है, इसको आपको अलग अलग अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये जैसा जैसा बोलते जाए करते जाओ। जैसे इसने कहा असेट्स रियलाइज हुए, यानी असेट से पैसा वसूल हुआ। डेटर से हमें 18,000 ही मिल सका, बाकी पैसा डूब गया। ये भी बोल सकता था कि 2,000 के बैड डेट्स हो गए, तो भी हम समझ जाते कि 18,000 मिल गए। फर्नीचर से भी ठीक पैसा मिल गया 5,500 और प्लांट से भी 32,000 मिला। तो कैश आया, तो आपको कैश अकाउंट डीआर करना है और एंट्री करनी है कैश अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, ये एंट्री आपको टोटल अमाउंट जोड़ देना है। अलग अलग टाइम खराब करने का मतलब नहीं है। 18,000 और 5 23,500 और 32। तो बेटा जी ये आप सब जोड़ेंगे ना, तो ये हो गया 55,500। तो कैश अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन 55,500। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का, दीपक ने कहा मैं स्टॉक को लूँगा। जरा आप सोचना, अगर मैं इसकी एंट्री बनाता कि दीपक ने कहा मैं स्टॉक को लूँगा, तो दीपक इज़ द रिसीवर, दीपक हो जाता रिसीवर, दीपक कैपिटल डीआर होता।
और 2 यहाँ पे रियलाइजेशन आता, स्टॉक तो आता नहीं, दीपक्स कैपिटल टू रियलाइजेशन आता, ठीक है। और मान लो वो ये कहता कि मैं मेरी वाइफ का लोन चुका दूंगा, मैं अपनी वाइफ का लोन चुका दूंगा, तो दीपक विल बी द गिवर, दीपक विल बी द गिवर। और यहां पे आ जाता रियलाइजेशन, ठीक है। अब यहां पे ये दोनों एंट्रीज आपस में कॉन्ट्रेरी है, आप चाहो तो दोनों की अलग अलग एंट्री कर दो कि दीपक ने स्टॉक को ले लिया और दीपक ने ये भी कहा कि इसके बदले वो अपनी पत्नी का ऋण चुका देगा, यानी वो उसका फर्म से क्या एग्रीमेंट हुआ, आप मुझे स्टॉक दे दो, मेरी मिसेज का लोन मैं देख लूंगा। तो आप चाहो तो ये 2 एंट्री पास कर सकते हो, और आप चाहो तो दीपक एक बार डीआर हुआ, एक बार सीआर हुआ, कैंसिल, और रियलाइजेशन एक बार सीआर हुआ, एक बार डीआर हुआ, कैंसिल। तो आपसे वो चाहेगा कि आप इसकी कोई एंट्री ना करो, ठीक है। और एक रूल होता है जो आप याद रखिएगा कि अगर कोई असेट देकर किसी एक्सटर्नल लायबिलिटी को चुकाया जाता है तो नो एंट्री विल बी पास्ड। ये केवल डिसॉल्यूशन के केस में ये बात है, डिसॉल्यूशन में आप ये याद रखिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि लगभग अब आगे आने वाले क्वेश्चनों में इसको कवर करूं। देखिए, अगर आपने कोई असेट देकर किसी एक्सटर्नल लायबिलिटी को निपटाया तो कोई एंट्री नहीं करनी। फॉर एग्जांपल मैं यूं बताता आपको, मान लो एक क्रेडिटर होते और ये क्रेडिटर बोलते कि मुझे है ना प्लांट दे दो, मान लो क्रेडिटर होते और कहते मुझे प्लांट दे दो, तो आपको इस मैटर को रिकॉर्ड नहीं करना है। आपका प्लांट गया, आपका क्रेडिटर गया, लेकिन आपको एंट्री पास नहीं करनी, क्योंकि एक नियम होता है कि अगर कोई असेट देकर आप किसी एक्सटर्नल लायबिलिटी को निपटाते हो तो कोई एंट्री नहीं होती। अब आप कहेंगे क्यों नहीं होती, तो उसका रीज़न वो था कि जैसे हमने दीपक को स्टॉक दिया तो दीपक हो गया रिसीवर, ठीक है, दीपक हो गया रिसीवर, और दीपक ने अपनी पत्नी का लोन चुकाया तो दीपक विल बी द गिवर। तो एक बार आप इसे डीआर कर रहे हो, एक बार सीआर कर रहे हो, तो ये आपस में कैंसिल हो जाता है। इसी तरह रियलाइजेशन भी कैंसिल हो जाता है। ये आप पहली बार सुन रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत होगी, बट ये पॉइंट मैंने सही बताया है आपको, ठीक है। चलिए और सुनिएगा। इसके बाद क्रेडिटर को हमने निपटा दिया, क्रेडिटर 38,000 पे थे तो हमने उनको कैश दिया, तो हमारा यहाँ पे मैं थोड़ी जगह बचा लेता हूँ, यहाँ हमने कैश दिया, किसको दिया, क्रेडिटर्स को। तो जल्दी जल्दी में आप बेटा क्रेडिटर्स मत लिख देना, है ना, प्लीज़ क्रेडिटर मत लिख देना, आपको लिखना है रियलाइजेशन। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि सर डिस्काउंट भी तो आएगा, डिस्काउंट लिखना नहीं है। जैसे 38,000 है, आप इसका 2% कैलकुलेट करो जो कि 760 होता है, और यहाँ पे पीछे की तरफ जो बचेगा वो बचेगा 37,240, 37,240। ये आपको एंट्री करनी है, रियलाइजेशन टू कैश, एंट्री टू पेमेंट टू क्रेडिटर्स। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट, बैंक से लोन ले रखा है 15,000 और इनका जो इंटरेस्ट है वो है 6 महीने का। तो जैसे मैंने निकाला 15,000 का अगर आप 10% निकालोगे ना तो 1,500 होता है, लेकिन 6 महीने का निकालोगे ना तो 750 होता है। तो अपन को पैसा देना है, यहाँ पे कैश आएगा नीचे, ऊपर आएगा रियलाइजेशन, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, और आपकी एंट्री का अमाउंट होगा 15,750। इसमें 15,000 तो लोन का अमाउंट है और 750 रुपये इंटरेस्ट है, आसान सा है। लास्ट में एक्सपेंस 1,800 रुपये हुआ, तो इसमें आपका कैश गया और एंट्री आने लगेगी रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, ओके, ये एंट्री रियलाइजेशन डेबिट टू कैश हो जाएगी और 1,800 रुपये से हो जाएगी। ये सर ठीक है, हो गया ख़त्म। वैसे एंट्रीज यही हैं। अब इन्हीं एंट्रीज़ को आप पोस्ट करेंगे ना तो आपके लेजर बनते चले जाएंगे।
आज का दिन मैं एक ही अकाउंट बनाऊंगा, रियलाइजेशन अकाउंट। एक बार मुझे लग जाए पक्का कि हाँ आपको एंट्रीज आने लग गई हैं, तो फिर मैं आपको अकाउंट्स भी बता दूंगा। कैसे ट्रांसफ़र करना यहीं से देख लो। रियलाइजेशन अकाउंट DR टू डेटर टू स्टॉक टू फर्नीचर टू प्लांट। अभी तो देखो अपन यहाँ पे देख रहे हैं और देखकर पोस्ट कर रहे हैं, फिर अपन कोशिश करेंगे कि बगैर देखें, मतलब इधर बगैर एंट्री को लिखे पोस्ट कर पाएँ। ठीक है, चलिए दूसरी एंट्री है PBD टू रियलाइजेशन। इसमें रियलाइजेशन की क्रेडिट पोजीशन है, तो यहाँ पे आएगा बाय PBD। ओके, 1000 रुपये। नेक्स्ट इज करंट टू P&L। अब इस एंट्री में रियलाइजेशन नहीं है तो आपको ज़बरदस्ती इधर या इधर नहीं लिखना। इसके बाद है क्रेडिटर लोन बैंक लोन टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन की क्रेडिट पोजीशन है, तो आपको क्रेडिट में एक एक करके सफाई से बाय क्रेडिटर, बाय वाइफ लोन, बाय बैंक लोन, ये एक एक करके लिखना है। ठीक है, तो 38,000, 10,000 और 15,000। ठीक है, एक पॉइंट जो आपको कम समझ में आया ना, स्टॉक वाला पॉइंट की स्टॉक उसकी मिसेज को दे दिया, उसके लिए अभी आप एक लोड मत लो, पर वो नियम याद रखो कि कोई असेट अगर आप किसी को दे देते हैं बाहर वाले को, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है, ये सब हो गया। इसके बाद रियलाइजेशन टू कैश है। एंट्री सॉरी यहाँ पे थी, ये सब ट्रांसफ़र करने के बाद एक एंट्री हुई थी कैश टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन CR हुआ, तो CR में आपको लिखना है बाय कैश। बाय कैश करके आपको एक एक करके असेट का नाम लिखना है और जो जो पैसा मिला वो लिखना है और टोटल जितना भी पैसा आया वो लिख देना है। ठीक है जी, और इसी तरह रियलाइजेशन टू कैश, तो आपने एक एक करके पैसा जो दिया, जैसे पहले आपने क्रेडिटर को दिया 37,240, फिर आपने लोन के लिए दिया 15,750, फिर आपने एक्सपेंसेस के लिए दिया और वो था 1,800 रुपया। ठीक है, तो 37, 52, 53, 54, 500, 54, 790, 54,790। कि सर आखिर में क्या करना, आखिर में आपको दोनों साइड का गैप देखना है और आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है। जैसे 1 और 38, 39, 49, 59, 64, 69, 119, 1,19,500 रुपये क्रेडिट। वापस जोड़ देते हैं 55, 70, 80, 80 और 30, 110, 118, 119, 119,500। ये तो है बेटा CR साइड में। और 54, 84, 90, 102, 122, 1,22,790 ये है DR साइड में। डबल चेक किया करो, है ना। 20, 32, 38, 68, 72, 122। ठीक है, मेरे पास तो टाइम कम होता है या वीडियो में आपको ज़्यादा बोर नहीं करना होता, तो मैं कई बार जल्दी कैलकुलेशन कर देता हूँ और एक आध बार गलत भी हो जाती है, बट आपने वहाँ एग्ज़ाम हॉल में डबल कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, और ये आपका 3,290 का गैप आ रहा है। आपका DR साइड ज़्यादा रहा, DR साइड ज़्यादा रहा, तो ज़्यादा वाला टोटल अपन लिखते हैं हमेशा। और याद रखना ये जो गैप है वो अभी आपको यहाँ लिखना है, और DR ज़्यादा है तो ये लॉस है, और ये जो लॉस है बेटा जी ये आपको पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डालना है। वैसे पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं, पर यहाँ पार्टनर्स करंट बोलेंगे। दीपक और ज्योति, इनका जो रेशो है 3:2 लग जाएगा। इसमें कोई रेशो की प्रॉब्लम नहीं आती, इस चैप्टर में रेशो का प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट में आपको ये एंट्री ज़रूर बनानी है। ठीक है, तो इस एंट्री को आप कैसे रीड करेंगे, इसे आप रीड करेंगे दीपक करंट, ज्योति करंट टू रियलाइजेशन। होशियार बच्चा ये होता है जो ऐसी एंट्रीज को भी याद कर लेता है, समझ ले तो बहुत ही बढ़िया कि लॉस होने पे क्या एंट्री होती है। तो आप हमेशा याद रखना लॉस होने पे कैपिटल कम हो जाती है, और कैपिटल कम हो जाते समय DR हो जाती है। तो आप इस तरह से जो लॉस है इसका शेयरिंग कर लेना है। मतलब आप समझ लो जो चीज़ रेगुलर है और जो चीज़ सबको आती है
वो चीज़ कभी तुम्हें पहचान नहीं देगी। मैं फिर बोलता हूँ, जो चीज़ सबको आती है और जो चीज़ बहुत ही कॉमन या रेगुलर नेचर की है वो तुम्हें कभी कोई पहचान या वैल्यू नहीं देगी। जो चीज़ तुम अलग करोगे, जो या तो तुम लोगों से ज़्यादा करोगे, देखिए या तो तुम जो करोगे वो लोगों से ज़्यादा हो, या जो तुम करोगे वो तेज़ हो, या जो तुम करोगे वो लोगों से पहले हो, तो आपकी कुछ ना कुछ जीत होगी। अगर सब जो कर रहे हैं आप भी वही करेंगे, कोई अलग कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, तो फिर नहीं बात बनेगी। चलिए, हो गया है क्वेश्चन।